हर डेवलपर की कॉमन कंप्लेंट होती है कि यूनिटी का जो बिल्ड साइज है वो इतना ह्यूज क्यों होता है। देखो, क्या होता है कि अगर आप सिंपली यूनिटी में कोई भी ऐप बना रहे हो, उसके अंदर आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एंड फिर अगर आप फिर इसकी यूनिटी ऐप बनाते हो तो आईओएस में नॉर्मली वो 50 MB की जाएगा ही जाएगा। एंड्रॉयड के अंदर वो 30 MB का हो सकता है एंड विंडोज़ के अंदर वो 20 MB का हो सकता है। सेम कोड नेटिव ऐप में अंडर 1 MB का होगा। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा क्यों? क्या होता है कि यूनिटी इंजन रन टाइम पे 50 से 30 MB लेता है, ठीक है। मतलब आपका गेम सिर्फ आपका कोड नहीं चलाता है, इसमें पूरा यूनिटी इंजन इंक्लूड होता है। जैसे रेंडरिंग इंजन हो गया उस यूनिटी का, फिजिक्स इंजन हो गया, आपका ऑडियो हो गई, यूआई हो गई, स्क्रिप्ट हो गए, एनिमेशन आ गया, ठीक है। एनिमेशन सिस्टम पूरा का पूरा आ गया इसमें, आपकी स्क्रिप्टिंग रन टाइम पे पूरी आ गई। तो दैट्स वाई वो 50 से 30 MB इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर IL2 CPP रन टाइम पे 5 से 10 MB लेगा। मतलब क्यों? क्योंकि इसके अंदर टाइप मेटा डेटा होता है, रिफ्लेक्शंस होते हैं, जीसी होता है। जीसी मतलब आपका गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। एंड एक्सेप्शंस हैंडलिंग टेबल्स होती हैं। तो ये इतना लेता ही लेता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आता है थर्ड, द मैनेज DLLs, ठीक है। ये भी 5 से 20 MB के नियर अबाउट आपकी लेते ही लेते हैं मेमोरी, ठीक है। तो इसमें आपका आता है आपके सारे सी शार्प कोड्स, यूनिटी लाइब्रेरीज एंड ऑल असेंबलीज। फोर्थ वन आपका आता है एसेट्स। मतलब इसके अंदर आपने क्या एसेट यूज़ किए हैं? टेक्सचर, 3D मॉडल्स, ऑडियोज, सीन्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ योर नेटिव लाइब्रेरीज। मतलब अगर आपने थर्ड पार्टी प्लगइन को यूज़ किया हुआ है, या फिर आपने एड्स यूज़ किए हुए हैं, एनालिटिक्स यूज़ किया हुआ है, या सोशल मीडिया इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली बात आती है वो आती है आपकी कोड स्ट्रिपिंग की। मतलब प्लेयर सेटिंग में मैनेज स्ट्रिपिंग लेवल, ठीक है। यानी कि यूनिटी अनयूज्ड कोड को रिमूव कर देता है। तो प्लेयर सेटिंग के अंदर अगर आप यूनिटी एडिटर में प्लेयर सेटिंग्स के अंदर जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे मैनेज स्ट्रिपिंग लेवल पे यूनिटी अनयूज्ड कोड को रिमूव कर देता है, ठीक है। बट केयरफुल, रिफ्लेक्शंस ब्रेक हो सकते हैं। अब हम अपने बिल्ड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताती हूँ, ठीक है। इसमें जो पहला आता है वो आता है आपका कोड स्ट्रिपिंग का। मतलब ये क्या करता है, अगर आप अपने यूनिटी एडिटर के अंदर जाइए एंड वहाँ पे प्लेयर सेटिंग्स के अंदर एक मैनेज्ड स्ट्रिपिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। स्ट्रिपिंग लेवल करके ऑप्शन होता है। अगर आप उसको ऑन करते हो तो क्या होता है, यूनिटी जो है अनयूज्ड कोड को रिमूव कर देता है। बट बी केयरफुल, रिफ्लेक्शंस ब्रेक हो सकते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा आता है आपका टेक्सचर कंप्रेशन, ठीक है। अब टेक्सचर कंप्रेशन क्या? अनकम्प्रेस्ड टेक्सचर्स मैसिव होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर लगभग 2048 इंटू 2048 ये RGBA अनकम्प्रेस्ड, मतलब 16 MB तक टेक्सचर जाता है आपका। एंड्रॉयड के अंदर जो ASTC है, मतलब एंड्रॉयड एंड iOS में जो कंप्रेशन फॉर्मेट है वो 4:1 टू 12:1 तक का कंप्रेशन होता है, ठीक है। एंड DTX मतलब विंडोज़ में ये लगभग 4:1 का कंप्रेशन होता है, ठीक है। तीसरा होता है आप अपने ऑडियो को कंप्रेस कर सकते हो। मतलब कि लाइक आपकी बिल्ड साइज़ को रिड्यूस करना है तो आप क्या करो, ऑडियो को कंप्रेस कर दो, ठीक है। ऑडियो में जो भी आपके MP3 होती है उसको VORBS पे सेट कर दो। क्योंकि क्या होता है कि जो WAV फॉर्मेट होता है ऑडियो का वो अनकम्प्रेस्ड होता है, वो बहुत ह्यूज होता है,
ठीक है, तो इसको कभी भी आप म्यूज़िक के लिए यूज़ मत करिएगा, ठीक है। तो MP3 या वॉर्बियस, ठीक है, म्यूज़िक के लिए ये सेटिंग्स यूज़ कीजिएगा। फिर आता है आपका ADPCM। ADPCM का मतलब है कि शॉर्ट साउंड इफेक्ट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है चौथा, फिर आपका जो लोड टाइप होता है वो डीकम्प्रेस्ड ऑन लोड होता है, ठीक है, मतलब मोर मेमोरी लेस CPU, ठीक है। और जो कंप्रेस्ड इन मेमोरी होता है मतलब लेस मेमोरी होती है, मोर CPU यूज होता है, ठीक है। एंड जो स्ट्रीमिंग होती है वो लॉन्ग ट्रैक के लिए बेस्ट होती है। फिर चौथा होता है आपका एड्रेसेबल, मतलब ऑन डिमांड लोडिंग फॉर सर्वर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनिशियल डाउनलोड होते हैं वो होते हैं आपके 50 MB, ठीक है। एंड एडिशनल कंटेंट जो होते हैं वो सर्वर से ऑन डिमांड डाउनलोड होते हैं, तो ट्रेड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है उसमें। हमने ये देख लिया कि कैसे हम अपनी बिल्ड साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 तरीके मैंने आपको बता दिया है। कोड स्ट्रिपिंग, टेक्सचर कंप्रेशन, ऑडियो यूज़ किया तो उसको कैसे कंप्रेस करें, एंड एड्रेसेबल एसेट्स को यूज़ करें आप, ठीक है, ताकि जब भी आपको अपने गेम के अंदर ज़रूरत हो तो आप सर्वर से अपने एसेट्स को डाउनलोड कर सको अपने गेम के अंदर, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं बिल्ड साइज को रिड्यूस करने के। तो एक बार हम रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि लाइक यूनिटी डुअल हीप को कैसे यूज़ करता है, ठीक है, मैनेज्ड C# और नेटिव यानी आपके C++, ठीक है। सेकेंड, हर प्लेटफॉर्म की यूनिक मेमोरी कंस्ट्रेंट होती है, जैसे iOS की मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव होती है, एंड्रॉयड की फ्रेगमेंटेड होती है, PC की फॉरगिविंग होती है, और कंसोल जो होता है वो फिक्स्ड स्पेसिफिकेशन पे काम करता है, ठीक है। थर्ड, गार्बेज कलेक्टर डिफरेंटली बिहेव करता है। मोनो के लिए लाइक स्टॉप द वर्ड अनप्रिडिक्टेबल होता है, एंड IL2 CPP के लिए इंक्रीमेंटल और मोर प्रिडिक्टेबल होता है। चौथा, हमने डिस्कस किया कि यूनिटी बिल्ड्स बड़े क्यों होते हैं। इंटायर गेम इंजन इंक्लूड होता है क्योंकि उसके अंदर IL2 CPP जो होता है वो रन टाइम पे लोड होता है, ऑल मैनेज्ड कोड होते हैं, एसेट्स होते हैं। पांचवा, ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने बिल्ड को कोड स्ट्रिपिंग, टेक्सचर कंप्रेशन, ऑडियो कंप्रेशन एंड दी एड्रेसेबल, कैसे अपने एसेट्स को आप बना सकते हो। तो ये सारे मेथड्स हमने सीखे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर यूनिटी में। सो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट अमेजिंग है, ठीक है। यूनिटी इनक्रेडिबल टूल है, आप अपने गेम्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे गेम्स क्रिएट कर सकते हो अगर आप सही तरीके से सेटिंग्स को, कुछ टिप्स को फॉलो करो तो। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि राइट वंस डिप्लॉय एवरीवेयर का मतलब फ्री नहीं है। सो बिल्ड टाइम बढ़ते हैं, मेमोरी बिहेवियर प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करती है, बिल्ड साइज बड़े होते हैं, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बग्स डिबगिंग मुश्किल होती है। तो जो डेवलपर्स इन कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं वो सक्सेसफुली शिप करते हैं अपने ऐप को, ठीक है। जो डेवलपर्स मार्केट स्लोगन पे ट्रस्ट करते हैं तो वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, तब वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप इक्विप्ड हो, ठीक है। सो go build something amazing and I will meet you in my next video. So अगर आपको कोई भी confusion हो, कोई भी query हो तो नीचे आप मुझे comment में करके पूछ सकते हैं, मैं उसका reply ज़रूर करूँगी. So thank you, see you in my next video.